हाँ तो मेरे लॉलीपॉप कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए साइंस के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को आज हम इस वीडियो में करवाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। इसमें जितने भी सवाल आप लोगों को हम बताएंगे सेम इसी पैटर्न पे, इसी तरीके से आप लोग को एग्जाम में सवाल पूछा जाने वाला है। तो आपको शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। और साथ ही साथ मेरे बच्चे, अगर आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं तो पहले सबसे पहले इस वीडियो को शेयर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके मित्र के लिए, आपके सहपाठी के लिए, आपके महिला मित्र के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा लेट ना करते हैं माय डियर। ठीक है, और अब आपकी तैयारी होने वाली है 2025 की मैट्रिक बोर्ड परीक्षा। तो जितने भी बच्चे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 में देने वाले हैं, 2025 में अपना फाइनल परीक्षा देने वाले हैं और जो अपना रिजल्ट को बेहतर करने वाले हैं, पूरा इस वीडियो को देखेंगे बच्चों। और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब पहले कर लें। ठीक है, क्योंकि यहां से आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। जिस तरीके से आप लोगों को क्लास 9th में हुआ था, ठीक है, तो उसी प्रकार आप लोगों को 10th में भी आप लोगों का अच्छा खासा फायदा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं ज्यादा समय ना बिताते हुए। आइए यहां पे हम आप लोगों को 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बताएंगे, ठीक है, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव सवाल होंगे। और सभी ऑब्जेक्टिव सवालों को आपको हम एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपको बताने वाले हैं, ताकि आपसे उससे रिलेटेड कोई भी सवाल आपके एग्जाम में आए तो उसे आप बना सको, ठीक है, उसे आप टच कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा लेट ना करते हैं ना। देखिए एक शायरी है, अच्छे से सुनना, ठीक है। कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा। कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा। तुम लिखते जाओ मुश्किल, मैं मंजिल लिख दूंगा। आंखों में समंदर, दिलों में आग लिख दूंगा। आंखों में समंदर, दिलों में आग लिख दूंगा। तू तूफान लेकर आना, मैं चिराग रख दूंगा। मेरे पर काट कर भी तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। मेरे पर काट कर भी तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। मैं जमीन पर भी बैठूं ना तो आसमान लिख दूंगा। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। और आइए सबसे पहला प्रश्न, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, कई बार आपके वीकली टेस्ट में भी पूछा गया है, कई बार आपके फाइनल परीक्षा में पूछा गया है और कई बार आपके मिड टर्म का जो एग्जाम होता है आपके, ठीक है, वो भी आप लोगों का यहां से सवाल पूछा जा सकता है। तो देखिए सवाल क्या दिया गया है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, ठीक है, मतलब कि प्रकाश जो है कैसे चलती है, लाइट ट्रेवल कैसे करती है, सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है मेरे डियर कि प्रकाश की जो किरणें हैं कैसे गमन करती है। तो अगर आप एक टॉर्च जलाते हो, है ना, तो टॉर्च को एकदम ऐसे जलाते हो तो उसका लाइट कैसा जाता है, एकदम सीधा। कैसा जाता है, एकदम सीधा जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो प्रकाश की जो गति करती है, प्रकाश की जो किरणें गमन करती है वो सीधी रेखा में गमन करती है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन, है ना। ऑप्शन आपके पास सीधी रेखा है, टेढ़ी रेखा, जिग जैक वे, है ना, और किसी भी दिशा में, इन एनी डायरेक्शन, और उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। तो आपको पता है कि प्रकाश जो है ना, लाइट जो है एक सीधी रेखा में गमन करती है। कब तक, जब तक उसमें कोई माध्यम ना डाला जाए, ठीक है, उसमें माध्यम है तब जाकर के चेंजेस होता है। अब देखिए यहां पर आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे नंबर सवाल पे, ठीक है। मैं सबसे पहले अपना देख लेता हूं कि मैं तो कहीं अटक नहीं ना गया, क्योंकि वीडियो पूरा बन जाता है और उसके बाद पता चलता है मैं ऐसे करके अटका हुआ हूं। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, दूसरा नंबर सवाल दिया गया, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कैसी, कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो कितना होता है, 3.10 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10 किलोमीटर सेकेंड, 3 × 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 × 10 मिलीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 × 10 सब में है, तो आप एग्जाम में कंफ्यूज मत करना मुन्ना। इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 × 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आप का देख रहे हैं ये सही हो जाएगा। और आपको ये भी याद रखना है मेरे बच्चे कि जो प्रकाश जो चलता है, जो प्रकाश की जो चाल होती है सबसे अधिक जो होती है वो निर्वात में ही होता है ना। किस में होता है, वो निर्वात में होता है, जिसमें कोई भी माध्यम नहीं होता है। तो याद रखना कि निर्वात में जो है प्रकाश की चाल जो होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। प्रकाश की चाल जो होती है
वो क्या होती है, अधिक होती है। बात समझ में आया मेरे बच्चे? ठीक है, बात समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल जो दिया गया है, क्या दिया गया है, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी है? ठीक है, स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी पूछ रहा है, तो ऑप्शन आपके पास 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 इंच, 100 सेंटीमीटर। मेरे बच्चे अगर आपका वीडियो ये चल रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि मेरे ऑप्शन पढ़ते पढ़ते आपको आंसर कर देना है। इससे क्या होगा ना, इससे आपको फायदा होगा। ठीक है, अगर आप आंसर गलत करते हो तो क्या होगा, तुरंत आप सीख जाओगे, तुरंत 10 सेकंड में आपको हम आंसर इसका बता देंगे। इसलिए आपको कोशिश करना है कि आप पहले आंसर करो। तो कमेंट एकदम भर दो। ठीक है, स्पष्ट देखने की जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी दूरी होती है, तो 25 सेंटीमीटर। कितना होता है मेरे बच्चे, तो 25 सेंटीमीटर, याद रखेंगे 25 सेंटीमीटर, है ना, 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी। और अधिकतम दूरी पूछ देता तो, अगर अधिकतम दूरी पूछ देता तो क्या वो बोलते, तो अधिकतम दूरी हो जाता जो अनंत हो जाता। क्या होता, अनंत हो जाता, है ना, अनंत। याद रखेंगे, अगर न्यूनतम पूछेगा, न्यूनतम, है ना, स्पष्ट न्यूनतम, अगर स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी अगर पूछ दिया तो 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम अगर पूछ देगा, है ना, दूर दूर बिंदु बोलेगा या अधिकतम बोलेगा तो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, अधिकतम। ठीक है, दूर बिंदु भी बोलेगा, देखो इसको निकट बिंदु भी हम कहते हैं, है ना। स्पष्ट देखने की निकट बिंदु कितना है, तो 25 सेंटीमीटर, और स्पष्ट देखने की दूर बिंदु कितना है, तो अनंत है। याद रखेंगे बच्चे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर, है ना। चलो अगला सवाल जो दिया गया है, क्या दिया गया है कि धारा मापने के यंत्र को कहते हैं। तो धारा जो मापते हैं ना, डिवाइस यूज टू मेजर करंट इज, तो करंट को कैसे मेजर करते हैं हम लोग। ऑप्शन है ए मीटर, ऑप्शन है वोल्ट मीटर, थर्मामीटर या मोनोमीटर। तो धारा मापने का आपको हम जब चैप्टर पढ़ा रहे थे एप्लीकेशन पे, बच्चे जितने भी बच्चे एप्लीकेशन पे जुड़े थे, है ना, उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि धारा मापने वाले यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, ए मीटर कहते हैं, है ना। जब आप परिपथ बनाते थे ना, ऐसा ऐसा बल्ब बनाते थे एक, फिर यहाँ पे क्या लगा देते थे, यहाँ पर आप स्विच लगा देते थे एक, फिर उसी के नीचे आप ए मीटर लगा देते थे ऐसे करके, फिर यहाँ पे आप बैटरी लगा देते थे। पता है ना, देखो चित्र तो सबको पता होगा, क्योंकि अब तो आप फाइनल एग्जाम देने वाले हो, इतना तो पता हो। और ये क्या है, विद्युत परिपथ, और इसमें ए मीटर लगा होता है। तो धारा को मापने के लिए जो यंत्र का प्रयोग होता था, जो मशीन का प्रयोग होता था मेरे बच्चे, उसको ए मीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ए मीटर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर का इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर यही चीज बोल देगा कि वोल्ट को कैसे मापा जाता है, तो वो वोल्ट मीटर से मापा जाता है। याद रखेंगे, हाँ गुरुजी याद है। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे नेक्स्ट सवाल पे, कि भी बटा आई का अनुपात क्या होता है। भी बटा आई का अनुपात क्या कहलाता है, प्रतिरोध, चालकता, विभव, विभवांतर। तो आपको हम सूत्र बताए थे कि आर बराबर होता है भी बटा आई। क्या होता है, आर बराबर जो होता है भी बटा आई, यानी कि प्रतिरोध का जो सूत्र हो जाएगा बच्चे, वो हो जाएगा भी बटा आई, है ना। विभवांतर और करंट का अनुपात होता है ये। क्या होता है, विभव का और करंट का, यानी आई का आपका क्या होता है, इसमें अनुपात होता है। तो भी आर बराबर भी बटा आई, यानी कि प्रतिरोध इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेसिस्टेंस, है ना, आर से रेसिस्टेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर, कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। तो उत्तल दर्पण, देखिए एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण, है ना। आपको दर्पण पढ़ाए थे ना कि उत्तल दर्पण अलग होता है, अवतल अलग होता है। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, जो प्रतिबिंब बनता है, जो फिगर बनता है, वो हमेशा सीधा बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, उल्टा, वास्तविक, आवर्धित, सीधा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा मेरे बच्चे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बाबू, क्या सवाल दिया गया है यहाँ पर। सवाल जो दिया गया है कि लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक है। ठीक है, लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, जूल है, वाट है, अर्ग है, या फिर डायोप्टर है। तो लेंस का शक्ति का एसआई मात्रक, है ना, उसका क्या होता है, तो उसका होता है आपका डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। लेंस का शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, जिसको हम लोग डी से सूचित करते हैं, है ना। आप लोग अगर किसी का आंख वगैरह खराब हुआ होगा ना, तो वो दिखाए होंगे आंख, है ना, आंख दिखाए होंगे, तो वो डायोप्टर से वहां डिनोट होता है ना। चलो, और अच्छा यहाँ पे देखो और भी 3-4 ऑप्शन है, इसको भी बता देता हूँ। जूल जो है ये कार्य का एसआई मात्रक है। जूल जो है ना, ये किसका मात्रक है, तो कार्य का एसआई मात्रक, कार्य का एसआई मात्रक। ठीक है, और वाट किसका है बाबू, तो शक्ति का मात्रक है ये। किसका है, शक्ति का मात्रक, शक्ति का मात्रक।
याद रखेंगे ये सब, ठीक है। डायोप्टर जो है वो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक बोल दिया, लेंस का मात्रक बोल दिया, तो ये डायोप्टर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे, आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? कितना लॉलीपॉप सवाल पूछा है बताओ। कॉर्निया, आइरिस, रेटिना, स्क्लेरोटिक, ठीक है। तो आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं हम लोग? तो आइरिस कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आप लोग को हम ऐश्वर्या राय का जब पढ़ा रहे थे उस समय ऐश्वर्या राय का हम फोटो भी दिखाए थे। उसका जो आंख जो है थोड़ा सा ब्लू टाइप से, कैसा है? ब्लू टाइप से है। और वो किस कारण से बच्चे? तो आंख में आइरिस के कारण है। किसके कारण है? आइरिस के कारण है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे कुछ होंगे व्यक्ति जो आंख में कुछ लेंस लगाते हैं, ठीक है, और उसका कलर जो होता है भूरा से काला हो जाता है या काला से ब्लू हो जाता है, कैसे का लाल हो जाता है, आप देखे होंगे बहुत जगह, ठीक है, या फिर मूवी में देखे होंगे या फिर रियल लाइफ में भी देखे होंगे। तो वो कैसे? तो उसमें आइरिस चेंज होता है, ठीक है, लेंस चेंज किया जाता है वहां पर। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम्ब ऋण आवेश होता है? ठीक है, तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर जो होता है कितना कूलम्ब आवेश होता है, ऋण आवेश? तो 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम्ब, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, आपका जो है 9 नंबर का ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक शायरी मैं एक बार फिर से कह देता हूं, और भी हमारे पास बहुत सारी शायरी है, आज तो मजे आ जाएगा। मजा आ रहा है ना बच्चे? ठीक है, एक बार कमेंट करेंगे सर मजा आ रहा है। ठीक है, मौत मुकम्मल में मैं डरने वाला नहीं, मौत मुकम्मल में मैं डरने वाला नहीं हूं, जो जंग हक है मैं लड़ने वाला वही हूं, जो जंग हक है मैं लड़ने वाला वही हूं, तालियों से जब तक भर ना दूंगा स्टेडियम, कसम खुदा की मैं मरने वाला नहीं हूं। तो चलिए 10वां नंबर सवाल में हम लोग आते हैं, और क्या दिया हुआ है बच्चे कि ओम का मात्रक है। ओम किसका मात्रक है? ऊर्जा का, प्रतिरोध का, धारा का? इनमें से कोई नहीं। तो बताओ कौन सा आंसर होगा मेरे बच्चे? इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोग का, ओम जो मात्रक है ना, ये प्रतिरोध का मात्रक है। ओम को हम लोग ऐसा डिनोट करते हैं, ऐसा, है ना, और प्रतिरोध का ये क्या है? मात्रक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, मैं अटका तो कहीं नहीं ना? सही चल रहा हूं ना मैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट 11 नंबर पे, कि फेरस ऑक्साइड, देखिए 11 नंबर पे क्या कह रहा है कि फेरस ऑक्साइड और एल्युमिनियम दोनों को अभिक्रिया जब करवाया जा रहा है, ठीक है, तो क्या बन रहा है? एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जा रहा है भैया, और फेरस को क्या कर दे रहा है? अलग कर दे रहा है। ये दी गई जो अभिक्रिया है किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो देखिए फेरस जो है, फेरस ऑक्साइड एल्युमिनियम के साथ जब अभिक्रिया हो रहा है, तो यहाँ पे फेरस जो है ना एल्युमिनियम से कम अभिक्रियाशील, इसमें जो है ना एल्युमिनियम ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है। एल्युमिनियम जो है ना ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो क्या कर रहा है? एल्युमिनियम जो है ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जा रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना? जैसे मान लो ऐसे समझो, ये दोनों का थोड़ा सा चक्कर चल रहा था, ठीक है, फेरस और ऑक्साइड का, ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था? एल्युमिनियम कुछ क्या था? ज्यादा ताकतवर था, समझ लो, उसके पास बाइक उक होगा, थोड़ा पैसा होगा, है ना? तो क्या हुआ? एल्युमिनियम के पास थोड़ा ज्यादा ताकत था, पैसा उसा था, तो क्या हुआ कि इससे यहाँ पर फेरस जो है, फेरस ऑक्साइड जो था, जो ऑक्साइड क्या कर ली कि उससे ब्रेकअप कर ली। किससे? फेरस से ब्रेकअप कर ली। क्यों? क्योंकि वो कमजोर था। क्या था? वो कमजोर था, और वो फिर इसके साथ अटैच हो गया, एल्युमिनियम के साथ, है ना? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया, और फेरस क्या कर दिया? फेरस को बोला लात मार दिया। ठीक है, तो ये जो इस प्रकार की जो अभिक्रिया है ना बच्चों, इसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्यों? क्योंकि विस्थापित कर दिया गया उसको, इसको, फेरस को। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा स्मार्ट कम था, उसके पास बाइक नहीं था, उसके पास पैसा नहीं था। ठीक है, इसीलिए ये क्या बोलते हैं, ऑक्साइड जो है एल्युमिनियम के साथ अटैच हो गया। बात समझ में आया यहाँ पर? ठीक है, बस ये आपको समझाने के लिए था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर घ इसका राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बच्चे ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर हम लोग, कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, टार्टिक अम्ल। ठीक है, तो सिरका में जो अम्ल पाया जाता है ना, आप सिरका देखे होंगे, है ना? सिरका जो पेट वगैरह खराब होता है उस समय पिया जाता है, तो ये इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है मेरे बच्चे। ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा। क्या होता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अच्छा, लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो ये आपका दही में पाया जाता है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल जो है ये दही में पाया जाता है। ठीक है, ये सिरका में, मैं सब लिख देता हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को याद रहेगा। सिरका में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल जो है ये संतरा में पाया जाता है, संतरा। ठीक है, देखो मैं हर क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेनेशन करके ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा बताने के लिए।
और किस में पाया जाता है? तो नींबू में पाया जाता है। अच्छा, और यहाँ पे टार्टिक अम्ल जो है ये टमाटर में पाया जाता है। उम्मीद करते हैं ये सारा चीज आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि सिरका का पूछा था भैया। किसका पूछा था? सिरका का पूछा था। आगे बढ़ते हैं, साधारण नमक का सूत्र है। देखो, सूत्र आप लोग याद रखना हर चीज का। ठीक है, जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर का, धोने वाला सोडा का, और क्या है जी, खाने वाला सोडा का, है ना, और क्या था जी, है ना, यही सब था। तो ये सारा चीज को आप लोग को याद रखना है। ग्लूकोज का सूत्र हो गया, ये सब का याद रखना है। तो यहाँ पे नमक का सूत्र पूछ रहा है, तो नमक का सूत्र जो होता है NaCl। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, NaCl। तो ये आपका नमक का सूत्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। किसी विलयन का पीएच मान 5 है तो वह क्या होगा? ठीक है, इफ पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज 5 देन इट इज, क्या होगा? मतलब कोई भी पीएच मान, आपको पता है कि पीएच स्केल में 0 से लेके 14 तक की गिनती लिखी होती है ना, है ना। तो ये 0 और बीच में क्या होता है? 7 होता है। तो 0 से 7 के बीच का जितने भी चीज का पीएच मान है वो क्या होता है? अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय। और 7 से 14 के बीच में जितना भी पीएच मान होता है जिस चीज का भी, वो क्या होता है? क्षारीय होता है। ये आपको हम बता चुके थे जब चैप्टर 2 पढ़ा रहे थे, है ना। और बीच में जो जिसके 7 के बराबर होता है वो होता था उदासीन, जिसको कहते थे हम लवणीय। अब यहाँ पे पूछ दिया कि किसी भी विलयन का पीएच मान 5 है, मतलब क्या है? 7 से कम है, तो क्या होगा? अम्लीय होगा। सिंपल सा है। क्या होगा? अम्लीय होगा। अगर यही चीज हम आपको एक सवाल दे दे, आप लोग कमेंट करना कि इसका पीएच मान अगर मान लो कि 11 दिया हुआ रहता, तो आप क्या बोलते कि वो अम्ल है, क्षार है, या लवण है, या इनमें से कोई नहीं? ये आप लोग कमेंट करके बताओ कि 14 नंबर का सवाल अगर इसका पीएच मान 11 होता कोई भी विलयन का, तो उसका क्या होता? वो क्षारीय होता, अम्लीय होता, या उदासीन होता? ये कमेंट करके बता दे मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर हम लोग कि ओ CaOCl2 है ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? ठीक है, तो CaOCl2 इज कॉमनली नोन एज, है ना, तो CaOCl2 जो है ये यौगिक का प्रचलित नाम जो है, ये किसका सूत्र है बच्चों? तो ये आपका विरंजक चूर्ण का सूत्र है। किसका सूत्र है? तो विरंजक चूर्ण का सूत्र है, याद रखेंगे आप। विरंजक चूर्ण सूत्र यानी ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र CaOCl2 है। ठीक है, CaOCl2। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद धोने का सोडा भी आप लोग याद कर लेंगे, बेकिंग सोडा भी। इसके लिए मैं वीडियो बना दिया हूं स्पेशल। ठीक है, अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो को देख लेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या फिर लास्ट में इस वीडियो को हम वहां पे टैग कर देंगे, तो वहां पे आप इस सभी का जितने भी फॉर्मूला है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो देख लेंगे, तो पूरा या का पूरा याद हो जाएगा। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑप्शन है संयोजन, अपचयन, विस्थापन, वियोजन। तो शरीर में जो है भोजन, देखो हम लोग खाना खाते भाई, खाना खाते तो हमारे शरीर में क्या होता है? भोजन पचता है ना। और पचता है तो वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो वो किस प्रकार की अभिक्रिया है मेरे बच्चे? तो वो है आपका वियोजन अभिक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है, क्षारक कहलाता है, लवण कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। तो जल में घुलनशील क्षारक जो कहलाता है वो क्षार्य कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। जल में घुलनशील क्षारक क्षार कहलाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चे यहाँ पर कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है ना। तो अभी हम आप लोग को बताए थे कि 0 से लेके 14 तक की गिनती लिखी होती है पीएच स्केल पर। अरे भाई, ठीक है, 0 से लेके 14 तक का गिनती लिखा होता है पीएच स्केल पर। बीच में क्या होता है? 7 होता है ना। 0 से 7 के बीच में किसी भी विलयन का पीएच मान है तो वो अम्लीय होगा, 7 से 14 तक वो क्षारीय होगा, और बीच में अगर 7 के बराबर हो तो उदासीन होगा। हमें पूछ रहा है अम्लीय, तो अम्लीय क्या होगा? 7 से कम होगा। 7 से कम कहाँ है बच्चे? तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है। यही सवाल अगर बोल देता कि क्षारीय विलयन का, है ना, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो आप बोलते कि 7 से अधिक होता है। अगर बोल देता कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो आप बोलते 7 के बराबर। मुझे आशा है कि बच्चे आपको सभी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव में होता है? काफी लॉलीपॉप सवाल है ना। यही तो सवाल हो बाबू, जो एग्जाम में बार बार पूछो हो, है ना। क्या पूछो कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, यानी कि कौन सा धातु हो जे कमरे के ताप पर, मतलब इस रूम के टेम्परेचर पर क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है, पानी जैसा होता है। अब बताओ, बोले कि सर पगला गए का, ये धातु द्रव में होता है सर, धातु पानी जैसा होता है, वो तो ठोस होता है सर, कठोर होता है। बोले ना,
गलत बात। एक ऐसा है, एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर, इस नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है, वो पानी की तरह होता है। तो कौन सा सर धातु, वो बता दीजिए। तो वो पारा है, आप लोग क्लास 9th में पढ़ते हुए आ रहे हो ना, क्यों इसके पीछे हम टाइम दे। पारा है। अगर यहाँ पे बोल देता कि एक ऐसा धातु, सॉरी, आ धातु का नाम बताए, अगर आ धातु पूछ देता, मान लो धातु के जगह में आ धातु पूछ देता, तो आप लिखते कि ब्रोमीन। क्या बोलते? ब्रोमीन बोलते। आ, अरे यार, आ धातु। अगर आ धातु बोल देता तो ब्रोमीन बोलते। धातु पूछेगा तो पारा बोलना, आ धातु पूछेगा तो ब्रोमीन। तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं जल्दीबाजी में करके, और क्या पूछा है वो सोचते नहीं है, समझते नहीं है, और आंसर गलत करके आते हैं। तो आ धातु पूछेगा कि एक ऐसा आ धातु का नाम बताए जो कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो वो आ धातु में ब्रोमीन लिखना। धातु पूछेगा तो पारा बोलना। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? देखिए एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है ना, इसमें क्या होता है, द्विआबंध होता है या त्रिआबंध होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? तो ये आपका C2H4 है ना, C2H4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा 20 नंबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर हम लोग, कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो मनुष्य में जो है किडनी का एक पार्ट है भाई, ठीक है, वो किससे संबंधित है? जो किडनी जो है ये तंत्र, ये एक तंत्र का भाग है। अच्छा छोड़ो, वो बोल देंगे तो आंसर ही पता चल जाएगा आपको। एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो वृक्क जो होता है बच्चों, किडनी जो होता है वो पेशाब को, है ना, वो क्या करता है, छानने का काम करता है वृक्क, है ना, वो शुद्धिकरण करता है वहां पर। तो वो किस तंत्र का भाग है? तो वो उत्सर्जन का है। क्यों? क्योंकि यहां से जो होता है ना, जितने भी उत्सर्जन एक ऐसा तंत्र है, ऐसा भाग है यहाँ पे कि जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में होते हैं वो बाहर निकालने का काम उत्सर्जन के द्वारा होता है। तो ये ऑप्शन नंबर ग इसका राइट हो जाएगा। उत्सर्जन एक तरीके से क्रिया है, प्रक्रिया है, जिसमें बहुत सारे तंत्र काम करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण का मतलब क्या होता है? क्लास 6 में ही आप लोग का स्टार्ट हो गया था स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण उसको कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो अपना भोजन स्वयं कैसे बनाता है, उसमें क्या क्या जरूरत पड़ता है? तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश, या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। मतलब कि जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर दोनों की जरूरत पड़ती है, क्लोरोफिल की भी जरूरत पड़ता है जो पत्तियों से लेता है, सूर्य के प्रकाश जो है वातावरण से लेता है। अब कहाँ कहाँ से लेता है एक बार फिर समझो। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से, जल आपका जमीन से, जड़ से लेता है, ठीक है, भूमि से लेता है, क्लोरोफिल पत्तियों में बनता है, और सूर्य के प्रकाश जो वातावरण से लेता है, और उपरोक्त सब इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि स्वपोषी पोषण के लिए अगर एक पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाता है तो ये सभी चीज की जरूरत पड़ती है। जैसे आप मनुष्य हो, आपको खाना बनाना है भाई, आपको खाना बनाना है तो आपको क्या किस चीज की जरूरत पड़ेगी? गैस का पड़ेगा, डेगची का जरूरत पड़ेगा, चावल का जरूरत पड़ेगा ना। तो इसी तरीके से पेड़ पौधे में खाना बनाने के लिए इन सभी चीजों की जरूरत पड़ती है। आगे बढ़ते हैं बच्चे, कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। ठीक है, तो दो तरीके से वहन तंत्र, वहन उत्तक होता है। ठीक है, आपको बताए थे हम। वहन, वहन उत्तक जो होता है दो तरीके से यहाँ पर। कौन कौन सा है भाई? एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? जाइलम जो है जड़ से, नीचे से, जड़ से पानी, खनिज लवण और जितने भी चीजें हैं, पोषक तत्व, वो क्या करते हैं, पत्तियों तक पहुंचाता है। और फुलैम क्या करता है? तो फुलैम जो है पत्तियों में जो बना भोजन, है ना, पत्तियों में जो बना भोजन उसको क्या करता है, सभी भागों तक पहुंचाता है। तो जाइलम का काम क्या है? जैसे मान लो ये पेड़ है, तो जाइलम क्या करता है, नीचे से खनिज लवण, पानी, ये सब कहाँ ले जाता है, पत्तियों तक पहुंचा देता है। ठीक है, समझ लो कि ये पापा है, ये क्या है, पापा है, और फिर ये मम्मी है। मम्मी क्या करती है, जो पत्ती में जो बना, नहीं मम्मी नहीं, ये बेटा है। ठीक है, ये क्या है, बेटा है, ये बेटी समझ लो। तो यहाँ क्या होता है, पत्तियों तक पहुंच गया। अब पत्ती में किचन घर है भाई, पेड़ पौधे का किचन घर में क्या होता है, खाना बनता है। तो बेटी फिर क्या करती है, बेटी या बेटा वो क्या करता है, खाना को परोसता है, सभी भागों तक पहुंचाता है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, है ना। अब क्या करता है, जाइलम का उत्तरदायी क्या है? तो जल का वाहन, भोजन का वाहन, अमीनो अम्ल का वाहन, ऑक्सीकरण। तो ऊपर से शुरू में बता दिया ना, जल का वाहन करता है, ये जल का, खनिज लवण का, है ना, पोषक तत्वों का, ये सब का वहन क्या कौन करता है, जाइलम करता है, जड़ से लेकर
पत्तियों तक पहुंचाने का काम। भोजन का वाहन कौन करता है? तो अगर भोजन का वाहन बोलते तो ये फोलायाम काम करता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर हम लोग कि निम्न में कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा, अच्छा टाइम कितना हुआ जी? अच्छा, निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो देखिए, मादा जनन तंत्र, नर जनन तंत्र, इनके भाग कुछ है ना, नाम है। तो मादा जनन तंत्र, अंडाशय तो होता है भाई, गर्भाशय भी होता है मादा में, मतलब स्त्रियों में, है ना, गर्भ होता है ना, अंडाशय भी होती है और डिंब वाहिनी भी होती है। लेकिन शुक्राशय जो है बच्चों, ये नर का है, ये मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ये नर जनन तंत्र का भाग है, नर जनन तंत्र का भाग। याद रखेंगे, ये नर जनन तंत्र होता है, ये पुरुषों में होता है बच्चों, ये पुरुषों में होता है, शुक्रवाहिका, शुक्राशय, शुक्रालय। उम्मीद कर समझ में। उड़हुल किस प्रकार की पुष्प है? तो ये द्विलिंगी है, एकलिंगी है, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो उड़हुल जो है ये द्विलिंगी है, इसमें नर और मादा जनन दोनों होता है ना, इसमें द्विलिंगी है। जैसे हम लोग क्या है, एकलिंगी, अगर एक पुरुष का बात करें तो क्या है, एकलिंगी, क्योंकि या वो पुरुष हो सकता है या स्त्री हो सकती है, तो एकलिंगी है यहाँ पर। लेकिन उड़हुल में क्या होता है, द्विलिंगी है, यहाँ पर स्त्री पुरुष दोनों एक ही में होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मछली में हृदय में कोष्ठों की संख्या है, तो मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है ना, चैम्बरों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है, एक निलय और एक आलिन। लेकिन अगर बोल देगा कि मनुष्य में, अगर बोल देगा कि मनुष्य में जो है कोष्ठों की संख्या या चैम्बरों की संख्या कितना है? तो 4 है। कितना है? 4 है, 2-2 करके, 2 इधर 2 इधर, है ना। दो, एक है आपका दायां निलय, दायां निलय, दायां अलिंद, दायां अलिंद, और एक है बायां निलय और एक बायां आलिंद, बायां आलिंद। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया हो कि मनुष्य में अगर पूछेगा तो 4 बोलना, मछली में पूछा तो आप 2 बोलना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 2-3 सवाल और बचे हैं बच्चों। ठीक है, और ये सवाल, हाँ देखो, आप लोग को हम पढ़ाते पढ़ाते हम भूल गए कुछ कुछ बताना, आप लोग को हम बता देते हैं पहले। ठीक है, देखिए 27 नंबर सवाल, 3 सवाल है। इससे पहले मैं बता दूं बच्चों कि अब यूट्यूब पर भी लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो आपको चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है। ठीक है, चैनल को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे लाइव क्लास हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। और साथ ही साथ मेरे बच्चे, आपको एप्लीकेशन पे भी मैथ पूरे कंप्लीट करवा दिया गया है। ठीक है, और वहां पे भी क्लासेस बहुत ही धाकड़ तरीके से चल रही है। मैथ साइंस का क्लासेस वहां पे है, और सोशल साइंस के कुछ नोट्स है आपको वहां से, अगर आपको कुछ देखना है, आपको फायदा लेना है, अगर आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो वहां से भी आप जा सकते हैं। ठीक है, वहां पे जा सकते हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम जो है वो मिशन टू वाले सर है। क्या है? मिशन टू वाले सर। ये आप जाकर प्ले स्टोर में भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्ले स्टोर में भी आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा मेरे बच्चे, वहां से आप डाउनलोड करके आप वहां पे जा सकते हैं। कुछ बहुत ही मिनिमम फी में वहां पर क्लासेस चल रही है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ रही बात बच्चे यहाँ पर कि आपको ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करना है, आप बहुत ही ज्यादा इसमें वीडियो आने वाला है। और साथ ही साथ आपको जितना फायदा 9th में हुआ था ना, तो 9th वाले बच्चों को जो क्लास 8 में थे, जो 9th में आ चुके हैं और 9th की तैयारी 2025 में करने वाले हैं, उनको भी बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। इसलिए आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को क्या बोले, इस चैनल के बारे में जरूर बताना है कि सर ने 9th में बहुत अच्छे से तैयारी करवाया था। अगर फायदा हुआ होगा तो, नहीं फायदा हुआ होगा तो मत बोलना, कोई बात नहीं। ठीक है, अगर आपको फायदा हुआ होगा क्लास 9th में, तो आप एक बार बताएंगे कि इससे हमें बहुत फायदा हुआ है, तो आप इस चैनल से आप जुड़ जाओ। ठीक है, उससे सब्सक्राइब करवा देना। ठीक है, तो ये आप लोग इतना काम कर सकते हैं, मुझे आशा है आप लोग से बहुत बहुत ज्यादा आशा है। ठीक है, इतना जब आप कर सकते हो तो इतना तो जरूर कर सकते हो। चलिए अगला सवाल है यहाँ पे, कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ठीक है, इसमें बोल रहा है कि कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो अंडाशय, गर्भाशय, शुक्राशय, डिंबवाहिनी। तो ये सवाल तो हो चुका था ना, तो शुक्राशय इसका आंसर हो जाएगा। ये मादा जनन का नहीं है, ये पुरुष का है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किन पौधे का चयन किया था? तो अंगूर का, मटर का, टमाटर का, सरसों का। मटर का बच्चों, मटर का मेंडल ने अपने प्रयोग, ये सब्जेक्टिव सवाल के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंडल का प्रयोग वाला। ठीक है, आप लोग को हम बता देंगे, समझा देंगे, वो भी आप लोग याद कर लेना। ठीक है, तो मटर का पौधा का यहाँ पे चूज किया था यहाँ पर। आगे देखते हैं, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य प्रमुख स्रोत क्या है? कोयला, लकड़ी, सूर्य, विद्युत। तो पृथ्वी पर अगर हम देखें, है ना, हमारे पृथ्वी पे अर्थ पे देखें, तो ऊर्जा का सबसे अच्छा जो स्रोत है ना, वो सूर्य है। क्योंकि सूर्य जो है बच्चों, ये सभी जगह पर होता है, पूरे पृथ्वी पर सूर्य है, सूर्य की प्रकाश पहुंचती है और उससे ऊर्जा का निर्माण किया जाता है।
कोयला तो एक विशेष क्षेत्र में पाया जाता है बच्चे, तो वो कहीं ना कहीं अगर हम झारखंड में है तो सिर्फ झारखंड में ही क्या हो रहा है, तो यहाँ से ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। लेकिन अगर बात करें हम राजस्थान में, तो क्या वहां पे ये चीज कोयला से ऊर्जा उत्पादन संभव है? नहीं सर, ये संभव नहीं है। लकड़ी का क्या हर जगह लकड़ी है? नहीं सर। सूर्य जो है बच्चों ये हर जगह पहुंचता है लगभग, ठीक है, और ये जो है सबसे अच्छा सबसे प्रमुख साधन है हमारे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है, वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है O2 ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड NH3 N2 नाइट्रोजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड वैश्विक उष्णता के लिए हमारे उत्तरदायी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये था बच्चों आप लोगों का 30 महत्वपूर्ण सवाल, 30 MCQ जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मुझे आशा है कि आपको सभी प्रश्न समझ में आएंगे, और ये हम सिर्फ 30 प्रश्न नहीं बताए आपको, हम इसमें और ज्यादा ऐड कर दो, चूंकि हम आपको एक्सप्लेनेशन किए, सिर्फ आपको आंसर नहीं बताए हम, तो इससे आपको और ज्यादा बेनिफिट हुआ होगा, और ज्यादा आपका दिमाग खुला होगा। मुझे आशा है कि आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आता होगा, और नहीं भी आता होगा तो कोई बात नहीं बाबू, ठीक है। अगर आता हो तो वीडियो लाइक जरूर कर देंगे एक बार, ठीक है, और लाइक करके अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और एक घंटी होगा, घंटी को जरूर दबा लेंगे, जैसे वीडियो आएगा ना तो आपके पास पहुंच जाएगा। साथ ही साथ आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे, जो भी आपके मित्र होंगे, महिला मित्र, पुरुष मित्र, चाहे कोई मित्र हो, ठीक है, चाहे दुश्मनी मित्र, चाहे कुछ मित्र हो, आप जरूर से जरूर शेयर करते हैं वीडियो को, ठीक है, ताकि आपको भी फायदा हो, उन्हें भी फायदा हो, है ना। क्योंकि मिशन 2 जो है ना आपके सपनों को सपोर्ट करता है मेरे बच्चे, आपके सपनों को सपोर्ट करता है। तो आपके सपने मतलब हमारे सपने, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लाइव को एंड करते हैं, हम यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं। तो जितना हमने बताया सभी प्रश्नों को आप अच्छे से देख लेना, और इसी तरीके का वीडियो आते रहेगा, साथ साथ लाइव क्लासेस भी चलते रहेंगे। 7 बजे शाम में लाइव क्लासेस डेली स्टार्ट होने वाला है, बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। चलिए फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।